हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनुसंधानम साइंस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुशाल जांगिड़ और मैं हूं आप सभी बच्चों का बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टीचर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी सेल डिस्कवरीज। आगे की क्लास में हम प्रोसीड करने वाले हैं सेल थ्योरी पर। किस पर? सेल थ्योरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी। देखिए, जो सेल थ्योरी थी वो दी थी दो साइंटिस्ट ने। किसने? दो साइंटिस्ट ने। और उनका नाम क्या था? मैथ्यू शिल्डन और थियोडर श्वान। इन्होंने दी थी 1838 में। इन्होंने दी थी अपनी सेल थ्योरी 1839 में। 1838 में दी थी, इसका मतलब ये है इन्होंने कुछ कम ही बताया होगा। और 1839 में दी थी, इसका मतलब ये है इन्होंने कुछ एडवांस बताया होगा। ठीक है। जो मैथ्यू शिल्डन थे वो थे जर्मन बोटेनिस्ट। कौन थे? जर्मन बोटेनिस्ट। देखो, जर्मन बोटेनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो बॉटनी की स्टडी करे। साइंटिस्ट थे, ऑब्वियसली बात है बॉटनी की स्टडी करेंगे। और ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है। अब देखो, मैथ्यू शिल्डन ने प्लांट की स्टडी करी और इन्होंने एनिमल की स्टडी करी। तो लिख लेते हैं, ये किसकी स्टडी करते थे? ये करते थे प्लांट की स्टडी और ये करते थे एनिमल्स की स्टडी। अब देखो, इन्होंने क्या बताया? ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ये किसने बताया? मैथ्यू शिल्डन ने। तो ये लिख लेते हैं पॉइंट। ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स। जो भी प्लांट्स हैं वो किसके बने हुए? सेल्स के और उनके प्रोडक्ट्स के। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया एनिमल्स। अब ये एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं और ये प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं। अब देखना, एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड they are covered by a membrane called cell membrane. ठीक है। इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। अब अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने क्या कहा? क्योंकि 1838 में आए थे, इसका मतलब इन्होंने कुछ कम बताया होगा। और इन्होंने क्या कहा? ये थियोडर श्वान थे, ये 1839 में आए थे, इसका मतलब इन्होंने ज्यादा इंफॉर्मेशन दी। ठीक है। सबसे पहले एनिमल्स के बारे में बताया। एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दे आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको अपन डीलिमिटिंग लेयर भी बोलते हैं। डीलिमिटिंग लेयर क्या कहते हैं? डीलिमिटिंग लेयर। ठीक है। अब देखो, ये तो था अपना थियोडर श्वान का। अब इन्होंने और क्या बताया? एक्स्ट्रा क्या बताया? इन्होंने जो और चीजें बताई उनके बारे में बताता हूं। अब देखो, इन्होंने क्या कहा? प्लांट्स कवर्ड बाय अ सेल वॉल विच is a unique character मतलब जो प्लांट्स हैं वो किससे कवर है? सेल वॉल से, जो कि उनका यूनिक कैरेक्टर है। और एनिमल्स सेल्स के बने हुए हैं और किससे कवर है? सेल मेम्ब्रेन से। अब इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, एक स्टेटमेंट कहा। क्या कहा? देखिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया
हाइपोथेसिस भी कहते हैं, हाइपोथेसिस। अब देखो, हाइपोथेसिस और स्टेटमेंट क्या दिया, अब देखना। इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, क्या कहा, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, अब देखो ये था पूरा का पूरा सेल थ्योरी। अब देखो इनकी कमी क्या रह गई, इनकी कमी ये रह गई कि ये बता नहीं पाए सेल्स बनती कैसे है। क्या नहीं बता पाए, सेल्स बनती कैसे है। तो ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी, ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। देखो जो ड्रॉबैक था वो क्या था, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। नई सेल्स बनती कैसे है। और इस ड्रॉबैक को क्लियर करने के लिए कौन आया, रुडोल्फ विर्चो। कौन आया, रुडोल्फ विर्चो। अब देखना रुडोल्फ विर्चो क्या बताते हैं, वो सेल्स कैसे बनती है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, अगले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या दी, फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। अब देखिए इन्होंने क्या, एक लैटिन लैंग्वेज में एक सेंटेंस कहा जाता है जिसका नाम होता है, मतलब उसका सेंटेंस क्या होता है, ओमिनस सेल्यूला, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने कहा, ये कहा रुडोल्फ विर्चो ने। और ये कब आए थे, ये आए थे 1855 में। इसमें आए थे 1855 में। इन्होंने फाइनल शेप दी सेल थ्योरी को, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, एक सेंटेंस कहा लैटिन लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये थी रुडोल्फ विर्चो की स्टोरी, मतलब कहानी थी। ठीक है, अब देखो ये सेल थ्योरी थी, इसमें अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि सेल्स के कंपोनेंट्स कहां से, मतलब सेल्स के कंपोनेंट्स होते क्या है। अब देखिए वायरस एक एक्सेप्शन है ना, वायरस एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। देखो जो वायरस होता है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, ये एक्सेप्शन है, इसको याद करना पड़ेगा। क्यों नहीं फॉलो करता, जब मैं आगे आपको वायरस के बारे में बताऊंगा तभी आपको एकदम डीप डिटेल क्लीन, मतलब साफ, मतलब समझ में आ जाएगा आपको, है ना, दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर पिक्चर बन जाएगी। ये थी रुडोल्फ विर्चो की फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पूरी बता दी मैंने आपको। अब मैं आगे आपको बताता हूं सेल्स कितने टाइप की होती है। सेल्स जो होती है बेसिकली दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक। अब उनका डिफरेंस देखते हैं अपन, है ना, क्या देखेंगे, डिफरेंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स। देखो
अब देखो आगे देखना, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो हमारी लार्ज साइज की होती है। किसकी होती है? लार्ज साइज। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनकी साइज कैसी होती है? लार्ज साइज। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनकी जो साइज होती है वो होती है स्मॉल। अब देखो अगला जो पॉइंट है, देखो जो बड़ा है उसको डिवाइड करना है, मतलब दो हिस्सों में बंटना है, तो वो ज्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लेगा, सोचो। और जो छोटा है उसको दो हिस्सों में डिवाइड होना है ना, तो वो ज्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लेगा? ऑब्वियस सी बात है, कंटेंट छोटा है तो जल्दी डबल हो जाएगा, और यहाँ पर कंटेंट क्या है? ज्यादा है। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है ना वो डिवाइड करने में ज्यादा टाइम लगाती है, ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनको डिवाइड करने में टाइम नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगला पॉइंट, यूकैरियोटिक सेल्स में मल्टीप्लिकेशन रेट स्लो, मतलब डिवाइड करने की जो टेंडेंसी है वो यूकैरियोटिक सेल्स में कम है, स्लो। और इधर जो मल्टीप्लिकेशन टेंडेंसी है, मल्टीप्लिकेशन रेट है, जो रेट है वो है फास्ट। क्या है? फास्ट। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो स्लो डिवाइड करेगी, क्योंकि कंटेंट ज्यादा बड़ा है तो डिवाइड करने में स्लो, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। और इधर मल्टीप्लिकेशन रेट क्या होगी? फास्ट, क्योंकि यहां पर कंटेंट कम है, कंटेंट कम होने की वजह से फटाफट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल्स थी और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। अब इनके बारे में और ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो लार्ज होती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखो, सबसे पहले इसका अगर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वो कुछ ऐसा होता है। देखो, अब इधर ध्यान देना, जो यूकैरियोटिक सेल्स है ना उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट, है ना। तो देखो, सबसे पहले जो बाहर वाली लेयर है, सबसे पहले अंदर वाली बता देता हूँ, ये होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और इधर न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता, इधर सेल मेम्ब्रेन होती है। देखो इधर ध्यान देना, इधर होती है सेल वॉल, सेम इधर सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, इधर सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन एंड देन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आई बात समझ में? अब जो न्यूक्लियस है उसमें होता क्या है? उसमें होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। और इधर क्या होता है? अब देखो, इधर मैं क्रोमोसोम लिखता हूं सबसे पहले, क्रोमोसोम। अब इधर ध्यान दो, क्रोमोसोम, जो यहां पर जो डीएनए है ना, क्या है? डीएनए, वो किसकी फॉर्म में? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म्स में? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में है। ठीक है, डीएनए। अब देखो, जो डीएनए होता है ना हमारा, वो होता है 2.2 मीटर लंबा। उसको एक सेल में, एक सेल के अंदर, बहुत माइक्रोमीटर की सेल्स के अंदर पैक करना है। क्या करना है? पैक करना है। तो पैक करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? यहां पर जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन। देखो, और उसके साथ साथ क्या होती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो यहां पर कैसी नेचर की होती है? बेसिक। और यहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है एसिडिक नेचर।
कौन से नेचर की होती है? एसिडिक नेचर। ठीक है, अब देखो इधर क्या होता है, इधर जो क्रोमोसोम है, अब देखो यहाँ पे जो डीएनए, क्रोमोसोम तो है ही नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो डीएनए 2.2 मीटर लंबा है, उसको मतलब 2.2 मीटर एग्जैक्ट नहीं होता, कम होता है, लेकिन इतना लंबा डीएनए है, उसको आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे मैनेज करोगे? तो उसके लिए ये जो डीएनए बनाते हैं वो डीएनए कैसा होता है? ये जो डीएनए होता है ना यहाँ पर, ये सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में। ये क्या है? डीएनए। और ये डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब देखो, अगर न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो डीएनए बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर डीएनए है, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा, फैल नहीं पा रहा, एक्सटेंड नहीं हो पा रहा साइटोप्लाज्म में। और ये जो डीएनए है, क्या है? डीएनए, वो अपने आप को बचाता है। कैसे बचाता है? एक लूप फॉर्म कर लेता है जिसको बोलते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहां पर जो, अब देखो मैं लिखने जा रहा हूं, इनके पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट, और यहां पर लिखूं तो एब्सेंट। देखो यूकैरियोटिक का मतलब ही क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस। यू का मतलब ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इधर लिख देता हूं मैं, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यू का मतलब ट्रू, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, और इधर प्रो का मतलब होता है फॉल्स और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो नाम में इसका मतलब है। ठीक है, न्यूक्लियस इधर एब्सेंट है और इधर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब देखो, इसमें क्रोमोसोम था, उसमें डीएनए था, स्टोन प्रोटीन थी और नॉन स्टोन प्रोटीन थी। इधर जो डीएनए है, अब देखो लूप मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में बनाने के लिए इधर कुछ ना कुछ रिक्वायर होगा। जैसे इधर हिस्टोन प्रोटीन आई थी, पूरे के पूरे 2.2 मीटर लंबे डीएनए को एक क्रोमोसोम्स, आपको पता होगा क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। जब मैं आगे आपको डीप डिटेल में पढ़ाऊंगा ना ये सारी चीजें, तो आपको पता चल जाएगा क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी डीएनए इधर देखो, इधर ध्यान दो। ठीक है, अब यहां पर जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद आया न्यूक्लियस। ठीक है, और इधर न्यूक्लियस एब्सेंट है और इधर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और इधर क्या आया? न्यूक्लियस। तो देखो इस एनवेलपमेंट को बोलते हैं डबल एनवेलपमेंट। क्या बोलते हैं? डबल एनवेलपमेंट। आगे कंटिन्यू लिखना, डबल एनवेलपमेंट। डबल एनवेलपमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? डबल एनवेलपमेंट। और यहां पर जो एनवेलपमेंट होता है वो होता है सिंगल एनवेलपमेंट। ठीक है, अब देखो इधर बता रहा था मैं कुछ आपको, हाँ, इधर जो पैक करने के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो नेचर शो करती है यहाँ पे वो होता है बेसिक। देखो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर बेसिक नेचर शो करेगी और यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर शो करेगी, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? प्रेजेंट। और हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपने इसके बारे में था। अब देखो एक एक्स्ट्रा बॉडी पाई जाती है इसके न्यूक्लियस में। किसमें? इसके न्यूक्लियस में एक एक्स्ट्रा बॉडी पाई जाती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखो इधर इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। और इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस एब्सेंट। ठीक है,
ये सारे के सारे इसके पॉइंट्स थे, ये बेसिक पॉइंट है, अभी सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में बताया, और सेल जो ऑर्गेनल्स है उनके बारे में आपको और आगे जानने को मिलेगा। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है। जो यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है वो लूप की फॉर्म में है, न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, बेसिकली न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का आपको मैंने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, और आगे जाके अपन डीप डिटेल में इन सब चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। अब आगे ध्यान देना, जो यूकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या बोला मैंने, सेल ऑर्गेनल्स। देखो सबसे पहले वो उनका जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ आपको मैं, जो लास्ट उसमें करवाया मैंने आपको। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और यहां पर फॉल्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है डीएनए किस फॉर्म में, क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम फॉर्म, और यहां जो डीएनए है वो किस फॉर्म में है, यहां जो डीएनए है वो है न्यूक्लियोइड्स की फॉर्म में। कैसे होते हैं, सर्कुलर। और यहां जो डीएनए है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड, सॉरी डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, यहां पर भी जो है वो होता है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड यानी दो धागों वाला। स्टैंड का मतलब होता है दो धागे। देखो ये जो डीएनए वो ऐसे ऐसे आपने देखा होगा कहीं पर भी डायग्राम्स वगैरह में, तो यहाँ पर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, और यहाँ का भी जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, बट वो किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। और यहाँ पर जो डीएनए होता है वो लीनियर फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, लीनियर फॉर्म में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब आगे ध्यान दो, यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इधर सेल ऑर्गेनल्स जो होता है ना अपना, उसको बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन। यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स आर अरेंज्ड इन अ मैनर कॉल्ड कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहते हैं उसके, कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, और यहां जो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, सेल, पहली बात तो सेल ऑर्गेनल बहुत ही कम होते हैं तो कुछ मॉडिफाइड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर लो इन नंबर एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट। कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट। अब आगे ध्यान दो, कंपार्टमेंटलाइजेशन यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर एब्सेंट है। अब देखो यहां पर जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो सबसे पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो अगला देखो, अगला जो पाया जाता है वो पाया जाता है गोल्जी बॉडी। अगला जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा लाइसोसोम, और इसके अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल्स, और माइटोकॉन्ड्रिया,
पेरोक्सिसोम माइक्रोबॉडीज। ठीक है, इनका नंबर एंडोप्लाज्मिक का नंबर 1 होगा, गोल्जी बॉडी का भी 1 होगा, लाइसोसोम का 1 होगा, वैक्यूल्स का भी 1 होगा, माइटोकॉन्ड्रिया 2 और माइक्रोबॉडीज 2। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे नंबर्स फिक्स होंगे, पर्टिकुलर सेल में सारे के सारे नंबर फिक्स नहीं होते। अब जैसे मानो कोई सेल है, किसकी, प्लांट्स की सेल्स है, और प्लांट्स की सेल एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम वो जगह होती है जहां पर सेल्स बहुत ही ज्यादा फास्ट रेट में ग्रो करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर 2 नहीं होंगे, वहां पर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, मतलब जो सेल्स प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। और अगर मान लो अपनी स्किन कहीं कट जाए या फिर कोई बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत फास्ट होगी, एनर्जाइज रहेगा हर टाइम। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन अ सेल, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होगी ना सेल्स की, वैसे उसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। अब कुछ प्रेजेंट होते हैं, अब देखो कुछ प्रेजेंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह करता है। अब देखो ये आगे मतलब डीप डिटेल में पढ़ेंगे अपन कैसे क्या होता है प्रोटीन वगैरह की सिंथेसिस, एमआरएनए, टीआरएनएस, है ना, प्रोटीन, डीएनए को एकदम अच्छे से समझना, वो सब आगे होगा, क्लियर होगा, है ना। अब देखो आगे यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इनका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, मतलब ये नहीं होंगे, पहली बात ये होंगे ही नहीं, ढंग से नहीं होंगे, कुछ कुछ चीजें होगी जो ये काम कर रहे हैं ना, वो यहां पर काम होगा, कौन करेगी? प्रोकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स। अब देखो सबसे पहले जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन वगैरह की सिंथेसिस करता है, अब वो सारी चीजें यहां पे है नहीं, तो यहां पर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होगा, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर देखो। और क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर प्रेजेंट होगा मीजोजोम, है ना। और क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर हो सकते हैं कुछ इंक्लूजन बॉडीज, देखो सेल्स के अंदर प्रोटीन और लिपिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो इंक्लूजन बॉडी कवर कर देगी प्रोटीन वगैरह की। मीजोजोम, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहां पर कौन करेगा? मीजोजोम। वो आगे मैं समझा दूंगा आपको, बस अब बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर बहुत सारी साइकिल्स चलती है जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, और वो काम यहां पर कौन करेगा? मीजोजोम। अब देखो जो खाना वगैरह बनाना है उस माइक्रोबॉडीज में सेव हो जाता है अपनी, और वैक्यूल्स में सेव हो जाता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं, और जो यहाँ पर इनके लिए फूड बनाना है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो एनिमल सेल्स में होगा, है ना, और क्लोरोप्लास्ट वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, वो आगे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। जो क्रोमेटोफोर है ना, वो क्रोमेटोफोर प्रोकैरियोटिक सेल्स में खाना बनाने का काम करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। ये बेसिक सा आइडिया था। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस है। अब देखो आगे, इधर ध्यान दो, देखो हाँ, इधर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट, यहां पर जो राइबोसोम होता है वो दो तरह के पाए जाते हैं, एटीएस और 70S। एटीएस साइटोप्लाज्म में, किसमें? साइटोप्लाज्म में, और 70S माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो जो राइबोसोम्स होते हैं उनको पैलेडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है ना। 15 से 20 नैनोमीटर की साइज होती है, ये आगे पढ़ेंगे अपन, है ना। ये राइबोसोम, और इधर जो राइबोसोम पाए जा रहे हैं, क्या इधर जो राइबोसोम है वो 70S होंगे, और वो किस में होंगे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। किस में होंगे? साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम्स जो इधर होंगे वो किस में होंगे? साइटोप्लाज्म में। अब देखो आगे ध्यान देना, देखो एक चीज जो कॉमन है दोनों में, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। साइटोप्लाज्म का पॉइंट भी आपको बता देता हूं।
ऊपर कंटिन्यू करना नोट्स के अंदर। देखो इधर, इधर साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रेजेंट, और यहां पर भी साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट साइट ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, साइट ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी मतलब जो सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है ना, क्रैब साइकिल वगैरह, ये सारी किस में चलती है, ये चलती है साइटोप्लाज्म में। और यहां पर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और इसकी क्या होती है, यहां पर भी सेम पॉइंट, साइट ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो अपना कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। सेम इधर ये भी मेम्ब्रेन लेस होगा, है ना। अब देखो आगे इसके अंदर, अब देखो सेल्स जो डिवाइड होती है, बेसिकली सेल्स डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, सेल डिवाइड होने के लिए चाहिए होता है सेंट्रोसोम। क्या चाहिए होता है, सेंट्रोसोम, है ना। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारी चीजें एब्सेंट होगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो डिवाइड होगी ना, इनके डिवाइड करने का तरीका अलग है, यूकैरियोटिक सेल्स के डिवाइड करने का तरीका क्या है, अलग है, ठीक है। तो यहां पर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम प्रेजेंट, और यहां पर सेंट्रोसोम क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है। इनका बताया था मैंने, मल्टीप्लिकेशन रेट फास्ट होता है क्योंकि कम चीजें हैं तो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहां पर ज्यादा चीजें होने के कारण प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, सेंट्रोसोम वगैरह आते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, क्रोमोसोम की सेल्स को डिवाइड करता है, ठीक है। ये सारा यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये आगे आपको मैं ढंग से बता दूंगा, है ना। जब मैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को ढंग से पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स देख लो। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, प्लांट्स, एनिमल्स, किस में पाई जाएगी, प्लांट्स में और एनिमल्स में, है ना, यूकैरियोटिक सेल्स। और किस में पाई जाएगी, फंजाई में, किस में, फंजाई में, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में पाई जाएगी, इसके एग्जांपल्स है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, जिसको अपन पीपीएलओबी बोलते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये पूरा कवर हुआ। अब देखो एक बार मैं पूरा ओवरव्यू ऑफ सेल बता देता हूं आपको, एक पॉइंट बता देता हूं जो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है बेसिकली, है ना। देखो ओवरव्यू ऑफ सेल, ये ओवरव्यू ऑफ सेल क्या है, अब ध्यान देना। देखो जो देखो ओवरव्यू ऑफ सेल्स के अंदर अपन पढ़ते हैं सेल्स कितनी, सेल्स की शेप क्या होती है ना। तो देखो एक पॉइंट लिखवा देता हूं सबसे पहले मैं, ऑल सेल्स आर फंडामेंटली सिमिलर, सिमिलर but differ in shape, size and function, शेप, साइज एंड फंक्शन, ठीक है। सबसे पहली सेल है अपनी, देखो सबसे पहली जो सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, पूरी दुनिया की सबसे छोटी सेल, माइकोप्लाज्म, क्या है, ठीक है।
और कैसी है, प्रोकैरियोटिक है। कैसी है, अब देखो बताया था प्रोकैरियोटिक स्मॉल होती है, लेकिन सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक में भी सबसे छोटी, यूकैरियोटिक से तो छोटी होगी ही होगी, ये होती है प्रोकैरियोटिक। कैरियोटिक, इसकी जो साइज होती है वो होती है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये होती है स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है। अब ये होती है माइकोप्लाज्म, है ना। माइकोप्लाज्म क्या होता है, PPLO, ये आगे पढ़ेंगे अपन। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, जो कैटल्स होती है उनके लंग्स में फ्लूइड था, उससे एक्सट्रैक्ट हुआ था, ये उससे पता चला था, है ना। अब देखो ये स्मॉलेस्ट सेल है पूरी दुनिया की सबसे छोटी। अगली जो सेल है लार्जेस्ट सेल, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सेल्स कौन कौन सी है, वो है अपनी ऑस्ट्रिच एग। क्या है, ऑस्ट्रिच एग। तीस से 50 सेंटीमीटर सिंगल सेल है ऑस्ट्रिच सेल। और यूकैरियोटिक आपको पता है एनिमल से, एनिमल है ऑस्ट्रिच, उसमें पाई जा रही है तो यूकैरियोटिक सेल होगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल हो गई, लार्जेस्ट सेल हो गई। अब देखो कुछ अपनी सेल्स, जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, वो होती है 7 माइक्रोमीटर। 7 माइक्रोमीटर का इसका क्या होता है, डायामीटर। क्या होता है, डायामीटर। और अगली है बैक्टीरिया, इसकी जो साइज होती है वो होती है 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, बैक्टीरिया। और इसके अंदर है अपनी, हाँ ये स्मॉलेस्ट सेल हो गई, लार्जेस्ट सेल हो गई, और होती है लॉन्गेस्ट सेल, लंबी। ये तो लार्जेस्ट बता दी। लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। अब तुम सोच रहे होगे नर्व सेल का कितनी लेंथ होती है। देखो नर्व सेल की कोई परफेक्ट लेंथ नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो नर्व सेल होती है वो सब में पाई जाती है। सबसे पहले ह्यूमंस में, ह्यूमंस की एक परफेक्ट नर्व सेल की अपन देख सकते हैं, क्योंकि नर्व यहाँ से लेके अपने पैरों तक जा रही है, हाथ में जा रही है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना, आप एवरेज निकाल भी नहीं पाओगे। क्योंकि हाथी है, हाथी कितना बड़ा एनिमल है, उसकी भी नर्व सेल्स होगी, पैरों तक जाएगी, उसकी पूंछ तक जाएगी। तो मतलब लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी सेल जो है वो अपनी है नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया बताई दिया, आरबीसी है, अपनी 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर है। बैक्टीरिया की जो सेल पाई जाती है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच सेल, 30 से 50 सेंटीमीटर। और स्मॉलेस्ट सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, 0.3 माइक्रोमीटर माइकोप्लाज्म की। ठीक है, ये ओवरव्यू ऑफ सेल था अपना, पूरा एकदम बेसिक आइडिया हो गया। अब देखो आगे जब अपन पढ़ेंगे ना, तो आगे मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल को एकदम डीप डिटेल, मतलब क्लियर हो जाए आपका, है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए प्रोकैरियोटिक सेल से, आपको ना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं पर भी। जब आप एकदम डीप, मतलब क्लियर हो जाएगा आपका, मेरी गारंटी।